नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली बीपीसीसी 105 की यूनिट नंबर 3 की क्लास है, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्ट एंड वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम कंस्ट्रक्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप इसमें 3.3 पे अगर आप जाओगे जिसमें आपका वेरिएबल्स लिखा हुआ है, तो वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है। तो वेरिएबल्स एनीथिंग जिसपे आप रिसर्च कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू होती है या फिर दो से ज्यादा वैल्यू जिसकी होती है, जिसपे हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर डेफिनेशन मिल जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन देख सकते हो, वेरिएबल मीन समथिंग और ए कंडीशन दैट वेरी। ऐसी कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि वेरी करती है, जो चेंज होती रहती है, जिसकी कोई डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, जिसको क्वांटिटी की टर्म्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, एनीथिंग दैट कैन चेंज और ए क्वांटिटी दैट में हैव ए नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो उसको आप वेरिएबल बोल सकते हो। यहाँ पे हमारे डी एमेटो सर ने एक डेफिनेशन और भी दी है, जिसकी आप इसके अंदर देखोगे। यहाँ पे डी एमेटो सर ने बोला है, वेरिएबल्स में भी डिफाइंड एज दोज एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट, थिंग्स एंड बीइंग्स व्हिच कैन बी मेजर्ड। ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई भी स्टिमुलाई जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी कोई मेजरेबल वैल्यू होती है, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने आपकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि सिग्नल, आईक्यू लेवल, सेक्स, लेवल ऑफ एंजाइटी, डिफरेंट डिग्रीज, स्पीड टेस्ट। ठीक है, सारी चीजें जिसको हम किसी का एटीट्यूड हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आप इसके अंदर देख सकते हो ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे बोला गया है। तो इसके बाद इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आपकी दो चीजें बताई गई हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन में एक मेजरेबल ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बताई गई है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। जैसे मेजरेबल ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या कहती है, दिस डिफाइन फोकस ऑन हाउ ए कंस्ट्रक्ट कैन बी मेजर। ये कैसे एक कंस्ट्रक्ट को मेजर किया जा सकता है, उसके बारे में ऑपरेशनल डेफिनेशन बात करती है। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बारे में जानना आपको पहले जरूरी है, तब आप ये डेफिनेशन देख पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, कोई भी आइडिया एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, कोई भी आइडिया एब्स्ट्रैक्ट में बताना, जैसे कि मोटा मोटा हम बता देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बताना कि हाँ ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हैं, उसने अवार्ड अचीव किया है। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट में मैंने एक चीज आपको बता दी कि किसी पर्सन ने अवार्ड अचीव किया है, लेकिन किस चीज का अवार्ड है, किस चीज की परफॉर्मेंस के लिए उसको अवार्ड मिला है, क्या उसने किया था ऐसा जिसके लिए उसको अवार्ड मिला, वो सारा मैंने नहीं बताया था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या हो गया कि उस पर्सन को अवार्ड मिला, मैंने एब्स्ट्रैक्ट में एक चीज आपको बता दिया। अगर मैं बोलूँ यहीं पे कंस्ट्रक्शन की मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थिंग्स। ठीक है, जहां पे मैं आपको डिटेल में एग्जैक्टली स्पेसिफिक चीजें बताऊंगी, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक चीजें बताऊंगी आपको। ठीक है, वहां पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट में बता दिया था जनरल आइडिया देना। ठीक है, जनरल किसी चीज के बारे में बताना, जनरल आइडिया देना किसी चीज के बारे में। और कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है स्पेसिफिक चीज बताना। ठीक है, एग्जैक्टली बताना कि क्या हुआ है। ठीक है, तो वो होता है बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन। तो एक आपकी मेजरेबल ऑपरेशनल डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि दिस डेफिनेशन फोकस ऑन हाउ ए कंस्ट्रक्ट कैन बी मेजर। कोई भी कंस्ट्रक्ट, कोई भी स्पेसिफिक आइडिया कैसे मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट डेफिनेशन ये है वेरिएबल्स की। यहाँ पे ऑपरेशनल डेफिनेशन है ये बेसिकली। ठीक है, एग्जाम में नहीं आती है नॉर्मली। ठीक है, सेकंड आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये क्या बोलती है, दिस डेफिनेशन डिस्क्राइब हाउ ए कंस्ट्रक्ट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। कि कैसे कोई भी कंस्ट्रक्ट, कैसे कोई भी वेरिएबल जो होता है या कोई स्पेसिफिक आइडिया है, वो कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा, कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे उसको मेजर किया जाएगा। ये आपकी बात करती है एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं। यहीं पे आपके जो क्वेश्चंस हैं इसमें पूछा भी गया है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी, जनरल आइडिया किसी भी चीज के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट में कुछ बताना।
दो कैटेगरीज पूछी गई हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन की, वो वही आएंगे जो ऑपरेशनल डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई है। अब जो क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल वाला। अब इसमें आपसे नॉर्मली इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल से पूछ लिए जाते हैं कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताओ। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, सॉरी। तो उसमें डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कई बार आपसे। तो सबसे पहले आपका है स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब ये क्या होता है? SOR हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। एस का मतलब होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म कुछ भी जिसकी कोई साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चीज होती है। ठीक है। वो होता है ऑर्गेनिज्म। जैसे एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, ठीक है, जिसकी कोई साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। ह्यूमन वो ह्यूमन हो सकता है, एनिमल हो सकता है। रिस्पॉन्स होता है आपका रिएक्शन, कैसे आप किसी चीज पे रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको SOR समझ में आ जाएगा। SOR बेसिकली ये वेरिएबल होते क्या है। जैसे कि मैंने बेसिकली टेबल उठा के आपको हिट करने के लिए टेबल उठाया, ठीक है। कोई भी पर्सन है जिसको हिट करने के लिए मैंने एक टेबल उठाया, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है, सिचुएशन क्या है कि मैं टेबल से आपको हिट करने आ रही हूँ, ठीक है। ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म वो पर्सन अभी है, ऑर्गेनिज्म वो पर्सन, ठीक है, जिसको मैं हिट करने जा रही हूँ, जिसका एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है, एग्रेशन लेवल बढ़ सकता है इस सिचुएशन में, या BP हाई हो सकता है, या उसकी ऑक्सीजन लेवल हाई हो सकता है, ठीक है, पल्स रेट का हाई जा सकता है। ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म है। आर मतलब रिस्पॉन्स। इस सिचुएशन में जब आपका उसका BP हाई या फिर एंजाइटी उसकी बढ़ जाएगी या वो पैनिक हो जाएगा, तो उसका रिस्पॉन्स क्या निकलेगा? आर फॉर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या निकलेगा? तो दैट इज SOR मॉडल। ठीक है। इसको हम SOR वेरिएबल भी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने टेबल उठाया किसी को हिट करने के लिए, तो उस सिचुएशन में उस पर्सन की एंजाइटी बढ़ गई। जिसकी एंजाइटी बढ़ी है वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पर्सन ऑर्गेनिज्म। एनिमल भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जिसको भी लेके मैंने वो हिट करने की कोशिश की। अब उस एंजाइटी बढ़ने के बाद हो सकता है उसका रिस्पॉन्स कैसा है कि वो मुझे वापस हिट कर दे, या वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए मतलब कि वहां पे मतलब बैठ जाए, या अपना मतलब कि डिफेंस करने की कोशिश करे, या हो सकता है वो पैनिक हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो उसका रिस्पॉन्स हो सकता है। दैट इज SOR वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज भी लिखी हुई है। O is the symbol of for organism variable that is the changeable physiological and psychological characteristic। ऐसा कुछ भी ऑर्गेनिज्म जिसकी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे कि एंजाइटी लेवल, एज, हार्ट रेट, ये इन सब में चेंजेस हो सकते हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल है वो है इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। इंडिपेंडेंट को हम IB भी बोल देते हैं इंडिपेंडेंट को, और DV हम डिपेंडेंट वेरिएबल को बोल देते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं। आप जितना ज्यादा कैफीन पिएंगे, कैफीन आपका कॉफी में होता है, टी में होता है, जितना ज्यादा आप कैफीन पिएंगे उतनी कम आपकी स्लीप होगी। ठीक है। उतना कम आपको नींद आएगी। अगर कैफीन की जगह पे हम कॉफी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जितना ज्यादा हम कॉफी पियेंगे उतनी ही कम हमारी स्लीप होती चली जाएगी। तो कॉफी पे हमारी स्लीप डिपेंड है। तो जो चीज डिपेंड है ना बेसिकली वो होती है DV, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस चीज पे डिपेंड है वो होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किस वजह से हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कॉफी, कॉफी पीने की वजह से मेरी जो स्लीप है वो अफेक्ट हो रही है। तो बेसिकली IB एंड DV के अंदर ना एक रिलेशनशिप होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जिस वेरिएबल पे इफेक्ट आता है, जैसे स्लीप पे इफेक्ट आ रहा है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसकी वजह से आएगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देन नेक्स्ट हम इसमें जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा इसके अंदर है एक एक्सट्रेनियस एंड कंपाउंडेड वेरिएबल। ठीक है। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है, कंपाउंडेड वेरिएबल क्या होता है, अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे ना एक और चीज आप देखोगे, एक्सट्रेनियस वेरिएबल में डायरेक्टली अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल
may directly affect the dependent variable or may combine with the independent variable to produce an effect। ठीक है, ऐसे वेरिएबल जो जिन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज पता नहीं चलता कि उनका इफेक्ट की वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में या फिर डीवी में कोई चेंज आया है, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कोई चेंज आया है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कॉफी की वजह से किसी की स्लीप में परिवर्तन आ रहा है, किसी की स्लीप की मात्रा प्रभावित हो रही है, तो वो क्या होगा बेसिकली, कॉफी की वजह से अगर स्लीप में परिवर्तन आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, कॉपी की वजह से आ रहा है, तो ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अदरवाइज अगर हम ये बोले एक्सटेनियस वेरिएबल की वजह से आ रहा है, तो एक्सटेनियस वेरिएबल क्या हो सकता है वो पर्सन थक गया हो, टायर्ड हो, उसने बहुत ज्यादा ओवरवर्क किया हो, या फिर उसने ठीक से खाना नहीं खाया, या वो बहुत ज्यादा चल के आ रहा है, ठीक है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसकी स्लीप प्रभावित हो रही है, तो ये सारे होते हैं एक्सट्रेनियस फैक्टर। ये सारे होते हैं एक्सट्रेनियस फैक्टर जिसकी वजह से हमारे स्लीप यहाँ पे प्रभावित हो सकती है। मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कोई चेंज आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, अगर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से आ रहा है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना। जैसे जी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉफी की वजह से स्लीप में परिवर्तन आ रहा है या फिर एक्सट्रेनियस वेरिएबल की वजह से आ रहा है, ये हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि हो सकता है उस इंसान वो टायर्ड हो, सिर्फ कॉफी का असर ना हो, टायर्ड भी हो सकता है, या फिर वो उसने बहुत ज्यादा ओवर टाइम किया है, या फिर हो सकता है उसने ठीक से खाना नहीं खाया, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेंटल वर्क किया है, मेंटली स्ट्रेस बहुत है, या उसकी हेल्थ सही है। ये सारे जो फैक्टर्स हो सकते हैं ये एक्सट्रेनियस फैक्टर होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, जो कि या तो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलके, इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मिलके अफेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी अफेक्ट कर सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, और इनको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ये एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है, अफेक्ट जो आ रहा है डीवी में वो आईवी की वजह से आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। अगर इन सबको हम कंट्रोल करेंगे, अगर इन सबको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये कॉफी की वजह से है या फिर इन चीजों की वजह से है। ठीक है, अब सेकंड जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली हमारे होते हैं कंपाउंडेड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी इसमें मतलब कि एग्जांपल दिए हुए हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो। तो कंपाउंडेड वेरिएबल हम देख लेते हैं एक बार, कंपाउंडेड वेरिएबल क्या होते हैं। ये वही चीज दी हुई है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एक्सटेनियस वाली, एक्सटेनियस वेरिएबल मस्ट बी कंट्रोल सो दैट द एक्सपेरिमेंटर कैन डिटरमाइन वेदर द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस इन रिलेशन टू वेरिएशन इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और अदर फैक्टर। ठीक है, एक्सटेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी होता है, ताकि पता लग सके ये किस वजह से हो रहा है, अदरवाइज पता नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आते हैं कंपाउंडेड वेरिएबल। कंपाउंडेड वेरिएबल इज वन that varies with the independent variable, जो independent variable के साथ साथ vary करते हैं। While doing a study, if we are not careful, then two variables may get combined so that the effect of one cannot be separated from the effect of other. This is known as confounding। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम कई ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ पे जो हम आईवी होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके साथ दूसरा वेरिएबल भी कंबाइन हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर किसी और वेरिएबल की वजह से होता है। ठीक है, जैसे कई बार ये भी हो जाता है कि मान लो एक एग्जांपल हम देते हैं कि किसी की पिटाई हो रही है और वो चोर है, लेकिन अब की बार उसने चोरी नहीं की, लेकिन हमारे माइंड में क्या चीज हो जाती है कि हाँ इसने हमेशा चोरी की है, तो अब की बार भी इसी ने की होगी। ठीक है, ये चीजें आ जाना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो परसेप्शन है या फिर हमारा जो चीज है, उस नजरिया है उस पर्सन को देखने का, वो वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट डालता है। ठीक है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो
While doing a study, if we are not careful, then two variables may get combined so that the effect of one cannot be separated from the effect of other. This is known as confounding. For instance, if you conducting a study of the effect of television viewing on perception of violence, and the experimental group contain only adolescents, whereas the control group only adult. देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर दी इन लोगों ने। बेसिकली हमें ना ये देखना चाहते हैं कि वायलेंस का जो नजरिया है या वायलेंस लोगों में कैसे बढ़ता है, उसमें हमने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप हमने सेम लेना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ एडोलेसेंट है और कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ एडल्ट है। ठीक है, ये गलती होगी, दोनों सेम होने चाहिए थे, तभी तो हम कंपैरिजन करते। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप दो ग्रुप होते हैं जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसपे हम चेंज करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और फिर उनको कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं कि कंट्रोल ग्रुप में जो इंसान थे उनकी कंपैरिजन में इनमें क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने एडोलेसेंट ले लिए, यहाँ पे एडल्ट ले लिए, तो फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी। ठीक है, यहाँ पे कंफाउंडेड इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंडिंग मेक्स द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी डाउटफुल। अब इस स्टडी को डाउटफुल बना दिया गया है। क्यों डाउटफुल होगी ये स्टडी? तो यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे पर्सन एडोलिसेंट और यहाँ पे एडल्ट है, तो अगर हम ह्यूमंस पे भी स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आ जाएगा एज का। ठीक है, एज का इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हम एज को तो नहीं हटा सकते, एज फैक्टर को नहीं हटा सकते वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि अगर ये एज फैक्टर को हम हटा पाते तो हटा सकते थे, लेकिन हम इसे एज फैक्टर को नहीं हटा पाते, इस वजह से हमारी जो स्टडी का रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है। यहाँ पे एक और भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, यू अज्यूम दी। You assume the factor affecting this relationship, such as number of cigarettes, of the amount of tobacco smoked every day, the duration of smoking, the age of the smoker, dietary habits, and the amount of exercise undertaken by the individual. All of these factors may affect the extent to which smoking might cause coronary disease. These variables may either increase or decrease the magnitude of the relationship. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, इन्होंने गलती से शायद एक्सट्रेनियस वेरिएबल का दिया हुआ है। तब ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इन्होंने टॉपिक खत्म कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉर्नरी डिजीज होने के चांसेस इन फैक्टर की वजह से भी हो सकते हैं। ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल का इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। ये सेम उसी एग्जांपल का है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मोकिंग, और डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली है आपका कॉर्नरी हार्ट डिजीज। ये कॉर्नरी हार्ट डिजीज किसकी वजह से हो रही है? स्मोकिंग की वजह से हो रही है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है? एज ऑफ द पर्सन, एक्सटेंट ऑफ हिज स्मोकिंग, ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग, एक्सटेंट ऑफ डेली एक्सरसाइज। ठीक है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं किसको? डिपेंडेंट वेरिएबल को। लेकिन ये सारी एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिसको हम काउंट नहीं कर रहे, जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ स्मोकिंग का इफेक्ट देखना है। ठीक है, जिसमें यही बताया गया, ये एक्सट्रेनियस फैक्टर है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल। अब एक्टिव और एट्रीब्यूट वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं? एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड एक्टिव वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, दैट इज एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कॉफी की मात्रा हो गई। कॉफी की मात्रा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें अगर हम चेंज करें, जैसे मान लो कि एक कप कॉफी पिलाने से कितनी नींद पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉफी की मात्रा को हम चेंज कर सकते हैं। नींद को हम चेंज नहीं कर रहे, नींद अपने आप हो रही है। कॉफी की मात्रा में परिवर्तन करके देख रहे हैं, एक कप पिला के देखी, 2 पे, 3 पे, 4 पे ऐसे पिला के देखी। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। पहले एक्टिव वेरिएबल का एग्जांपल देखो, जिसको रिवॉर्ड देना, पनिशमेंट, पनिशमेंट बढ़ा सकते घटा सकते, रिवॉर्ड बढ़ा सकते घटा सकते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग चेंज हो सकता है, एंजाइटी का लेवल चेंज हो सकता है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच इज नॉट मैनिपुलेटेड बट मेजर बाय द एक्सपेरिमेंट, जिसको मेजर तो करते हैं लेकिन जिसको बढ़ाया घटा नहीं सकते। लाइक आईक्यू लेवल, किसी का इंटेलिजेंस लेवल को हम बढ़ाया घटा नहीं सकते अपनी मर्जी से, है ना? लेकिन आईक्यू का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस पे, ये मेजर कर सकते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकता है, लेकिन ये कौन सा वेरिएबल होगा? एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसको की मात्रा को हम बढ़ाया घटा नहीं सकते। किसी की सेक्स का क्या बेसिकली
अफेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस पे। जैसे कि जो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, फीमेल की बॉडी वो फिजिकली इतनी ज्यादा, आप बोल सकते हो उतना ज्यादा स्टेमिना नहीं होता फीमेल्स के अंदर जितना कि मेल्स के अंदर होता है। मतलब फिजियोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम बात करें तो वहां पे मेल एंड फीमेल में डिफरेंस होता है, दैट इज सेक्स डिफरेंस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, मिडिल, हाई, लो लेवल, ठीक है, एजुकेशन लेवल का क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपके एट्रीब्यूट लेवल है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपका आता है क्वांटिटेटिव वर्सेस कैटेगोरियल वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है और कैटेगोरियल वेरिएबल क्या होते हैं? तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसकी टर्म्स में, नंबर्स की टर्म्स में, ठीक है। और कैटेगोरियल वेरिएबल होते हैं जिसको हम काइंड की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, थिंग्स की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पीड है, किसी की स्पीड है, साउंड है, लेवल है, इल्यूमिनेशन का, इंटेलिजेंस लेवल है, इन सबको हम नंबर्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। लेकिन बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम कैटेगरी की टर्म्स में मेजर करते हैं, ठीक है, जिसको हम काइंड की टर्म्स में मेजर करते हैं। ये कैसे हो सकती है? जैसे कांस्टेंट है कोई, डिक्टोमस है, पॉलीटोमस है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं टैक्सी के बारे में, ट्रीज के बारे में, वाटर के बारे में, ठीक है। इन सब चीजों को हम, जिनकी वैल्यू होती है, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है, उसको हम काइंड की टर्म्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका इसके अंदर जो वेरिएबल आएगा वो आएगा कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल बेसिकली, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की ही टाइप है, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है दो टर्म्स में, क्वांटिटेटिव वर्स सॉरी कंटिन्यूअस वर्सेस डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल जिसको हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं। जैसे किसी की हाइट हो गई, एज हो गई, इंटेलिजेंस लेवल हो गया, रिएक्शन टाइम किसी का कितना हुआ, ये सारे क्या हैं आपके, जिसकी हम एग्जैक्टनेस बता सकते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रिएट वेरिएबल होते हैं जिसको हम एग्जैक्टली नहीं डिस्क्राइब कर सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, ठीक है, दैट इज डिस्क्रिएट वेरिएबल। यहाँ पे लिखा भी है, डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोज वेरिएबल विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन एनी आर्बिट्रेरी डिग्री ऑफ फाइननेस और एग्जैक्टनेस बिकॉज द वेरिएबल कंटेन ए क्लियर गैप। यहाँ पे बीच में कुछ गैप होता है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। जैसे द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, number of book in library, so on constitute the example of a discrete variable, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूंगी किसी की आज एज 20 ईयर है, 2 साल बाद उसकी 22, ठीक है, एग्जैक्टली बता सकते कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं आज लाइब्रेरी में अगर 20 बुक है तो अगले 2 साल के बाद उसमें 40 बुक होंगी, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हो सकता है कि उस वक्त 40 के अलावा, मतलब 40 की बजाय 60 हो, वहां पे 60 बुक हो, या फिर ये हो सकता है 40 की बजाय वहां पे 20 ही हो उस वक्त पे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल होंगे जिसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, और जिसको एग्जैक्टली बता सकते हैं वो होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी हुआ है टाइप्स ऑफ वेरिएबल, आप इस टेबल को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रेनियस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक की टर्म्स में या क्वालिटी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कैटेगोरियल टर्म्स में बेसिकली। जैसे जेंडर हुआ, किसी का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हुआ, इसको हम कैटेगोरियल वेरिएबल भी बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस क्वालिटेटिव या कैटेगोरियल वेरिएबल आए तो कंफ्यूज मत होना। कॉन्टिन्यूअस जिसको हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस जिसको हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंस्ट्रक्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अ, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्ट के बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में करने वाले हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं ये सारा हम करेंगे। एंड आई होप नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर फिनिश कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।